both are black. Both are black. First is black and second is white. ब्लैक एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है जी बच्चों 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/8. आंसर कितना आया? 4 1s are 4 2s are 5/18. 5/18. Probability of first is black. Again the words are lenient या strict words? Strict words. तो first is black and second one is white. So it is also black white का. First is black 5/9. First is black and second is white. Once the black ball is taken out, now the remaining balls are 8. अब कितनी balls रह गई है बैक में? 8 रह गई है. ठीक है. और white कितनी थी? ठीक है. तो it will be 4/8. कितना आ जाएगा? 4/8. तो इसका आंसर कितना होगा इसका? 4 1s are 4 2s are 5/18. 5/18. तो ब्लैक व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1s are 2s are, तो इट इज 5/18. 5/18 प्लस दूसरे की कितनी थी आपके पास? व्हाइट ब्लैक की. व्हाइट ब्लैक इज ऑल्सो 5/18 and it comes out to be 10/18. 10/36. डिनोमिनेटर्स सेम हो तो सिर्फ न्यूमिनेटर्स ऐड होते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा. ये आंसर आ गया. बोथ आर सेम कलर्ड. ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्ड. कितना आ जाएगा ये? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्ड. तो इट इज 1 माइनस 5/9. आंसर इज इजीएस्ट मेथड 4/9. अदरवाइज आप क्या करते हैं इसमें? ब्लैक ब्लैक और व्हाइट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ब्लैक ब्लैक और व्हाइट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. इसका एक और मेथड से भी कर लें. या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हाइट और ब्लैक ब्लैक करनी पड़ती. व्हाइट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 3/18. ब्लैक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 4 1s are 4 2s are 5/18 which is also equals to. ये ठीक लिखा व्हाइट व्हाइट की. 3 1s are 3 3s are 4 1s are 4 2s are 1/6 आती है. सॉरी, व्हाइट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 1/6. मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? मैं तो प्लस करना चाहिए था बिकॉज और का वर्ड है ना. अब सही हो गया. मल्टीप्लाई बाय 3 एलसीएम लेके प्लस कर लें इसको तो ये बन जाएगा 8/18 विच इज इक्वल टू 4/9. बात तो फिर भी उधर से भी एक ही हो गई. ठीक है, 4/9 आ गया. दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहे. एक और पार्ट आ गया. एटलीस्ट 1 इज ब्लैक. कम से कम एक क्या होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए. अब दो तरीकों से करें. या तो आउटकम बेस्ड कर लें या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली बात से कर लें. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ज्यादा आसान नहीं. एटलीस्ट 1 इज ब्लैक का मतलब क्या है कि ब्लैक ब्लैक, ब्लैक व्हाइट या व्हाइट ब्लैक. एक आउटकम सिर्फ ऐसा है उसमें एक भी ब्लैक नहीं है. हाँ, कौन सा वाला आउटकम ऐसा जिसमें ब्लैक नहीं है? व्हाइट व्हाइट. तो आप इसके लिए कैसे कर लें फिर इसको?
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये शॉर्ट तरीका हो जाएगा ना। देखिए कम से कम एक ब्लैक हो, एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें एक भी ब्लैक नहीं है, तो आप टोटल में से वाइट को माइनस कर लें। बट ये शर्त पता है क्या है कि जितने आउटकम्स हैं वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। सारे के सारे क्या होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि उन सब को जब देखा जाए तो उन सब की प्रोबेबिलिटीज ऐड करें तो वो 1 के इक्वल बने। इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो ये टोटल किसके इक्वल बनेगी? 100% या 1 के इक्वल बनेगी। ठीक है, जैसे इनकी प्रोबेबिलिटीज आप ऐड करें 9/9, 9/9, इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें 8/8, इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें 8/8, 1 ही आ रहा है हर जगह से। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो खैर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज 1 माइनस 1/6 विच इज इक्वल्स टू 5/1 में से अगर आप 1/6 माइनस करेंगे तो यू नो दैट द शॉर्टकट इज 5/6 रह जाएगा। 1 में से आप 2/9 माइनस करेंगे तो आंसर में 7/9 रह जाएगा। 1 में से अगर आप 16/17 माइनस करेंगे 1/17 रह जाएगा। शॉर्टकट है ये, बगैर कैलकुलेशन के पता होना चाहिए कि 1 इज ऑल्सो 17/17। तो अगर आप 16/17 निकालेंगे तो 1/17 रह जाएगा। 2/9, 1 माइनस 2/9, 7/9 रह जाएगा। 1 माइनस 100/101, 1/101 रह जाएगा। शॉर्टकट्स हैं ये। 1 माइनस 2/3, 1/3 रह जाएगा। 1 माइनस 1/2, 1/2 रह जाएगा। 1 माइनस 1/5, 4/5 रह जाएगा। 1 माइनस 1/7, 6/7 रह जाएगा। समझ आ रही बात की नहीं? 1 माइनस 5/7, 2/7 रह जाएगा। ये शॉर्टकट से बगैर कैलकुलेटर के करने के तरीके। 1 में से कोई भी चीज माइनस करेंगे फ्रैक्शन में, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका डिनोमिनेटर के साथ लिख लेना। ठीक है, अच्छा कहता है कि जी मेक अ प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम इफ 3 बॉल्स आर टेकन आउट रैंडमली। अब क्या होगा? आपने बनाया है कि नहीं? यहां से फर्दर ऑन फिर एक डायग्राम ग्रो करेगी। ये मैं थर्ड वाली पेन चेंज कर रहा हूं। अगेन आपके पास आ जाएगा ब्लैक और व्हाइट, फिर आ जाएगा आपके पास ब्लैक और व्हाइट, यहां से भी आपके पास ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है ये बात कि नहीं? अब मुझे बताएं इस ब्लैक आने के चांसेस कितने होंगे? 3/7 और इसके व्हाइट के 4/7, क्योंकि व्हाइट तो निकली नहीं थी, ये तो पहली व्हाइट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक व्हाइट है। और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक और ब्लैक है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हाइट ब्लैक है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हाइट और व्हाइट। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसको भी थोड़ा यहां पर ही बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ब्लैक ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ब्लैक व्हाइट। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हाइट ब्लैक। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या हो जाएगा? व्हाइट व्हाइट और व्हाइट। इनकी ट्री डायग्राम मुकम्मल करें जरा। ब्रांचेस के ऊपर प्रोबेबिलिटी लिखें। एक बॉल ब्लैक चलेगी, एक व्हाइट चलेगी, तो पीछे कितनी बॉल्स रह जाएंगी? 2 चली जाएंगी, तो कितनी रह जाएंगी? 7। कितनी रह जाएंगी? 7। तो डिनोमिनेटर्स में क्या लिखेंगे? इसका भी 7 और इसका भी 7 लिखेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन ब्लैक एक चली गई थी ना, टोटल कितनी ब्लैक्स थी आपके पास? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 4/7। व्हाइट एक निकल गई थी तो नेचुरली कितना हो जाएगा? 3/7। अदर वे राउंड देखें, इन दोनों का सम 7/7 भी बनना चाहिए, या 4/7 अगर आपने निकाल लिया 1 माइनस 4/7 करें वैसे ही 3/7 आ जाएगा। लेकिन अदर वे आप ये भी देख रहे हैं, मतलब अपना दिमाग तो है ही ना,
अपना दिमाग तो है, उसको तो चलाना ही है कि नहीं? बिल्कुल उससे कहना तुम रेस्ट करो, मैं हूँ, ठीक है, मेरे गिट्टे सलामत है, गिट्टे मेरे अकल इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, ठीक है ना? वो कहते हैं ना गिट्टों में अकल है आपके, तो मुझे लगता है वो गिट्टे ऑल टाइम बिजी हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर 4/9, एक व्हाइट निकल गई, एक ब्लैक, और अब इस ब्लैक की क्या आएगी बताएं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं गर्ल्स। यस 4/7, क्योंकि एक बॉल कौन सी वाली निकल गई, कम हो गई एक, फिर एक और बॉल निकल गई, एक और कम हो गई, 2 बॉल्स निकल गई, अब तीसरी बॉल विड्रॉ की जा रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/7। क्यों 4/7? बिकॉज एक ब्लैक निकली है और एक व्हाइट निकली है, तो टोटल कुल तादाद में से 2 माइनस होंगे, लेकिन एक ब्लैक में से और एक व्हाइट में से, तो व्हाइट की 3/7। चले इसका बता दें यार, समीर आप बताएं इसका। पहली बॉल कौन सी निकली है, दूसरी कौन सी निकली है, अब कौन सी निकल रही है? तो अभी तक तो ब्लैक निकली नहीं थी, तो ब्लैक तो पहली बॉल निकल रही है, 2 बॉल्स निकल गई हैं, ठीक है, तो टोटल कितनी बॉल्स थी? 9 में से 2 निकल गई, तो डिनोमिनेटर अब कितना होगा 7। सो इधर भी क्या आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा 7। क्या कोई ब्लैक बॉल निकली है? नहीं, तो ब्लैक बॉल टोटल कितनी थी 5, टोटल कितनी थी 5, तो यहां पे कितना आएगा, ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने हैं 5/7। व्हाइट आने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि 2 व्हाइट निकल गई थी, व्हाइट कितनी थी आपके पास 4 में से 2 क्या हो गई, अब रह कितनी गई? एक तो ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी यहां से भी निकाल सकते हो। अगर ये 5/7 है तो रिमेनिंग वैसे ही 2/7 होगा। समझ आई मेरी बात? क्या नहीं आई? नहीं समझ आई? अगर इसके बाद भी अगर हम करते हैं ना फर्दर ऑन, तो ऐसे हर दफा एक एक नंबर क्या करते रहें, रिड्यूस करते रहेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं? इट इज जस्ट मैच करना चीजों को, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना, ठीक है ना? जैसे देखें, अगर यहां पर इसके बाद भी अगर कोई ब्लैक निकाला जाए और एक निकाला जाए कौन से वाला, व्हाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ब्लैक कितनी निकल चुकी हैं, 1 2 3 निकल चुकी हैं, चौथी बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6। कितनी होगी 2/6। व्हाइट कोई भी नहीं निकली, सारी ब्लैक ही निकली है, तो व्हाइट अभी भी 4 ही पड़ी हुई है। इसका जरा आप लोग मुकम्मल करें। ये विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एवरी नेक्स्ट टाइम जब आप बॉल निकाल रहे हैं, यू आर नॉट पुटिंग इट बैक बट यू आर कीपिंग इट असाइड, ठीक है? सो अब देखें इसका ट्रैक कौन से वाला है, ये आ रहा है व्हाइट व्हाइट ब्लैक, 2 व्हाइट निकल गई हैं और एक ब्लैक, तो टोटल कितनी निकली है, टोटल कितनी निकली है 6। इसके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे फिर, इसका भी डिनोमिनेटर 6 और इसका भी डिनोमिनेटर 6। समझ आ रही है? इस पूरे रास्ते में ब्लैक कितनी निकली है, 1, रह कितनी गई 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/6। रिमेनिंग वैसे ही कितनी होंगी 2/6। लेकिन सोच लें इस रास्ते में आते हुए व्हाइट कितनी दफा निकले, 2 व्हाइट निकले, तो ये कितना नेचुरली हो जाएगा, टोटल 4 बॉल्स थी व्हाइट, तो 4 में से 2 निकल गई, तो पीछे कितना रह गया। लेकिन ये ट्री भी जस्टिफाई करती है, ट्री की जो दोनों ब्रांचेस की आप प्रोबेबिलिटीज को क्या कर लें, एट, ये हमेशा किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी। इनको आप हमेशा प्लस करें तो ये 1 के बराबर आ जाएगी, इनको आप हमेशा प्लस करें तो ये 1 के बराबर। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? देखें इससे आसान नहीं हो सकता, ये इससे आसान नहीं हो सकता, इतना दिमाग तो प्लीज आपने बस इस्तेमाल करना ही है ना, ठीक है? या फिर क्लियर हुआ सारों को? ठीक है, दिस वाज द प्रोबेबिलिटी, ये पूरी क्या थी प्रोबेबिलिटी। एक सवाल मेरे जहन में है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए इस क्लास में मिसाल के तौर पे 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? 30 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं 30।
30 में से 4 स्टूडेंट्स ने क्या लिया है, ए स्टार। मेरी बात समझे जरा, 30 स्टूडेंट्स में से कितनों ने ए स्टार लिया है, 4 स्टूडेंट्स ने ए स्टार लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? तो वो कहते हैं कि जी अ बॉय इज चोजन आउट ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट एन ए स्टार? 4/100 नहीं है, 4/30 है, बिकॉज अ बॉय इज चोजन आउट ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम। अब वो जो सेट है ना पूरे का पूरा, बड़े का बड़ा, वो 100 नहीं है। अ बॉय, अ स्टूडेंट इज नॉट चोजन फ्रॉम द क्लास, a student is chosen from the students who passed the exam। अब वो 70 बच्चों को कंसीडर ही नहीं कर रहे, सिर्फ किन की कंसीडरेशन है, सिर्फ किन की कंसीडरेशन है, जिन बच्चों ने पेपर पास किया था। अब उनमें से 4 बच्चे ऐसे जिन्होंने ए स्टार लिया। सो सवाल यह है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अ स्टूडेंट इज चोजन randomly from the students who passed the exam, what is the probability that the student got an A star? It is 4/30। Are you getting my point कि नहीं? समझ आई? ऐसी प्रोबेबिलिटीज को क्या बोलते हैं, कंडीशनल। अच्छा, अब 30 स्टूडेंट्स क्या हुए थे, अब सवाल थोड़ा एक और सिनेरियो है। 100 बच्चे हैं, 100 में से 40 बच्चे पास हो गए, ठीक है, 10 बॉयज थे और 30 क्या थी, गर्ल्स थी। What is the probability that a student is chosen from the students who passed the exam? A student is chosen randomly. What is the probability that it comes out to be a boy? 10/40 या तो, अब गर्ल्स आने के चांसेस कितने हैं, 30/40। अब वो 100 स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, अब आप कंसीडर ही किनको कर रहे हैं, a student is chosen from the students who passed the exam, मतलब उस पूरी क्लास में से फिल्टर कर दिया, 2 ग्रुप बना दिए, फेल एंड पास। चूज किससे कर रहे हैं, पास वालों से। अब पास वालों में से हम निकालेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? पास वालों में अब कैटेगरी देखी जाएगी। अब वो भूल जाएंगे हम के 100 बच्चे थे, अब हमारे पास अंडर कंसीडरेशन कितनी सिचुएशन है, 40 बच्चों की। 40 में से 10 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट जिसने वो पास हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो गर्ल्स निकले 30/40। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? और बॉयज निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/40। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो इसमें क्या हो जाएगा, तवज्जो से सुने, एक आ जाएगा कौन भला, पास, और एक कौन आ जाएगा, फेल। पास की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 नहीं 0.3, और फेल की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.7 है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? खैर, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं, पता है किसके साथ, 2 सेक्शंस के साथ। एक या तो आता है स्टैटिस्टिक्स के साथ, प्रोबेबिलिटी मिक्स होके सवाल आते हैं, ठीक है, या तो जो है ना ये नंबर, ये सेट्स एंड वेन डायग्राम्स के साथ, सेट्स एंड वेन डायग्राम या उसके साथ मिक्स होके सवाल आता है बच्चों, या तो ये स्टैटिस्टिक के साथ मिक्स होके सवाल आता है। अब सेट में भी क्या होता है, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कहते हैं उस पूरे यूनिवर्सल सेट में से फलाने ग्रुप में से बंदा चूज किया गया है। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? तो हम वो डेफिनेटली, अभी तो चूंकि वो सेट अभी पढ़ा नहीं है, स्टैटिस्टिक अभी पढ़ा नहीं है, तो सेट में भी पढ़ाता हूं आपको, फिर उसके सवाल जब हम डिस्कस करेंगे तो जो मिक्स्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम भी डिस्कस करने लगेंगे, ठीक है। यहां तक था प्रोबेबिलिटी। नाउ सेक्शन नंबर व्हिच वन, 9। सेक्शन नंबर 9 इज सेट्स एंड वेन डायग्राम। हेडिंग लिखें, सेट्स एंड वेन डायग्राम। अच्छा, अब जो हमारा नया जो सेक्शन है, इट इज सेट्स एंड वेन डायग्राम। सेट्स और वेन डायग्राम की थ्योरी मैथ्स में टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द एरिथमेटिक थ्योरी। एरिथमेटिक्स के अंदर आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट पावर्स लेते हैं, आप इंडिसेस लेते हैं, अब उस तरह के काम उनके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। ये अलजेब्रा वाली जो बातें हो गई, वही एरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके वो होते हैं जो कैलकुलेटर पे मेंशन्ड है, साइन थीटा और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वेरिएबल्स, ये सारे क्या हैं, ऑल दिस अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स ये टोटली डिफरेंट है। अभी जो हम काम करेंगे सेट थ्योरी के ऊपर काम करेंगे। सेट थ्योरी में मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, यानी कि आप ऐड के बजाय यूनियन बोलते हैं चीजों को। यूनियन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं,
एलिमेंट्स किनको कहा जाता है? वो जो आइटम्स सेट्स के अंदर मौजूद होंगे। सेट किसको बोलते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेट होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनके ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं ना प्लस करते हैं, ना माइनस, ना डिवाइड, ना कुछ और, उनके ऑपरेशंस के नाम ही टोटली मुख्तलिफ है। इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, समझ आ रही मेरी बात की नहीं? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए, उनके ये ऑपरेशंस हैं। फिर कुछ और कॉम्पोजिट थ्योरीज हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है, बड़ा सेट क्या होता है, छोटा सेट क्या होता है, उसको लिखने के, रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेट थ्योरी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जरा अपनी वोकैबुलरी डेवलप करेंगे कि सेट है क्या चीज। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, बात समझ आ रही है कि नहीं? ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। अब वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है। एक होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड या डिफाइंड। जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैंने यहां पे ना एक वर्ड ऐड किया है, आप नोट करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स किनको बोलते हैं? वो आइटम्स होते हैं जो आप अपने सेट के अंदर लिखते हैं, और हर आइटम को दूसरे से कोमा लगा के सेपरेट किया जाता है, ठीक है, बात के नहीं। अब ऑब्जेक्ट्स की या एलिमेंट्स की दो प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या होंगे? वेल डिफाइंड होंगे। क्या होंगे ये? वेल डिफाइंड होंगे, या आप कह लें ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। वेल डिफाइंड होंगे या ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। दूसरा ये होगा कि ये डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और दूसरा उनके अंदर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। मैच नहीं करें किसी के साथ, सेम ना हो, क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और हमेशा जब भी किसी सेट के अंदर आप एलिमेंट्स लिखते हैं तो सेट का एक नाम रखा जाता है। जैसे एक वेरिएबल का नाम होता है ना, यहाँ पे सेट्स के नाम रखे जाते हैं। और सेट का नाम ऐसा होता है कि जो बताए कि हाँ मैं सेट हूं, तो उसके लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल जेड तक कोई भी कैरेक्टर होगा, वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लिख लें अपने पास, यहां से इसकी सेकंड पॉइंट लिख लें। एक्सप्रेस्ड एज अ कैपिटल लेटर अल्फाबेट, एक्सप्रेस्ड एज अ कैपिटल लेटर अल्फाबेट, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट, ठीक है। एक और बात लिख लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज when all its elements are enclosed in brackets, enclosed in brackets। और when I talk about representation ना, तो रिप्रेजेंटेशन दो तरह की होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। अब या तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर या तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टेब्यूलर फॉर्म के अंदर, या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है या तो टेब्यूलर फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव निकला है लफ्ज कहां से? डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब मतलब एक एक्सप्लेनेशन, डिस्क्राइब मतलब एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है ये बात के नहीं। और टेबुलर के अंदर आप क्या करते हैं? अब यू मेंशन ऑल एलिमेंट्स। टेबुलर के अंदर क्या होता है? राइटिंग ऑल एलिमेंट्स डिस्क्रीटली। टेबुलर के अंदर क्या होता है? राइटिंग ऑल एलिमेंट्स डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली का मतलब अलग अलग, ठीक है। ठीक है जी, इसकी एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। इसकी एक एग्जांपल बता देता हूं। फर्स्ट फोर लोअर केस इंग्लिश अल्फा बेट्स, यह है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिख दिया। इसी को जब टेबुलर अंदाज में लिखेंगे, टेबुलर अंदाज में इसकी एग्जांपल क्या बन जाएगी? A इज इक्वल्स टू A, B, C और D। इसमें आप ऑल एलिमेंट्स लिख रहे हैं और यहां पर आप उसको क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब मींस एक्सप्लेनेशन, वजाहत करना किसी चीज की। डिस्क्राइब का मतलब क्या है? आप किसी तरह की उसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मींस यू राइट इट्स डिस्क्रिप्शन, यू डिस्क्राइब इट, यू एक्सप्लेन इट समहाउ। ठीक है ये बात के नहीं? बात समझ आई बच्चों के नहीं? एग्जांपल्स अब लिख देता हूं मैं। मुझे ना इनके दोनों फॉर्म्स लिख के बताएं। इसकी दूसरी फॉर्म लिख के बताएं डिस्क्रिप्टिव। F first four multiples of 3, G H is first 5 whole numbers। इसका क्या आ जाएगा? हाँ या वही क्वाड्रिलेटरल्स बोल लेंगे। शेप ऑफ शेप्स ऑफ
सम क्वाड्रिलेटरल्स, यस, सम लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल वॉल्स, इसका क्या आएगा? फर्स्ट फॉर मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9 और 12। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 14 एंड, कोई एलिमेंट आएगा 14 और 16 के बीच में प्राइम? नहीं ना आता। कौन सा एलिमेंट है 14 और 16 के बीच में? जस्ट 15। 15 तो प्राइम नहीं है, तो उसका क्या आ जाएगा? इसका नाम है, इस सेट का, इसका नाम है, यस, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं इसको? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं या नल सेट भी। बेसिकली ज्यादातर नाम इसका एम्प्टी सेट इस्तेमाल होता है, और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक निशान इस्तेमाल होता है इस तरह का। इस निशान को क्या बोलते हैं? फाई। ये सिंबल क्या है? सिंबल इसका फाई होगा, ठीक है। जिसके कोई एलिमेंट्स ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। अ सेट ऑफ अ नंबर ओ, ये क्या आ जाएगा फिर? h इज इक्वल टू 0। h के अंदर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? क्लियर हुई? मेरी मर्जी। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होगा नो एलिमेंट्स इन द सेट। और इस सेट के बारे में क्या ख्याल है? कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? ओनली वन एलिमेंट इन द सेट। इसका एक खास नाम है, सिंगलटन सेट। क्या नाम होता है ऐसे सेट का जिसमें जस्ट एक एलिमेंट आ जाए? सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। अभी तक जो इस्तेमाल होता है ना पेपर्स में, इसका नाम इस्तेमाल होता है या तो इसका ये सिंबल इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में तो बिल्कुल रटा लगा लें, ठीक है। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एक कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एक कॉन्सेप्ट है। हेडिंग लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यूं लिखूं, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? एन ऑफ बी। कैसे लिखेंगे इसको? एन ऑफ बी। अब बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। समझ आ रही है कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये उसका क्या है? राइटिंग फॉर्मेट। राइटिंग फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए निकालें, सी निकालें, डी निकालें, ई निकालें, एफ है, ई नहीं है ना, जी निकालें, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच निकालें। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। सी में कितने एलिमेंट्स हैं?
1 2 3 4 5 और 6, कितना आ जाएगा 6। डी में कितने एलिमेंट्स हैं? डी में 5 और एफ में कितने हैं? 4। एच में कितना है? एम्प्टी सेट का आंसर हमेशा क्या आएगा? 5 नहीं आएगा, क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये काउंट है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट इज अ काउंट इन फैक्ट। तो काउंट इज नॉट 5, काउंट इज 0, ठीक है। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? इट इज द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। लिख लें बच्चों, इट इज द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। यह सिनेरियो किसका है? 1 वाला। 0 वाला किसका होगा? एम्प्टी सेट का। और 1 किसका होगा? सबको समझ आ गया? वो उस पे 4 स्कोर है, खड़ी हो जाए पीछे। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसी तरह से एक हमारे पास ये वाला स्पिनर है जिसके अंदर 3 डिफरेंट स्कोर्स हैं, 1 3 एंड 6, 1 3 एंड 6। अच्छा, इन स्पिनर्स को क्या किया जाता है? इनको स्पिन किया जाता है इस पॉइंट के हिसाब से। इस पॉइंट के हिसाब से इनको स्पिन किया जाता है किसी भी एक खास डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन के अंदर इनको स्पिन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ऑब्वियसली इसको स्पिन किया जाएगा तो ये जो एरो है, एरो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, सिर्फ ये जो सा स्पिनर है ये क्या करता है? स्पिनर सिर्फ क्या करेगा? स्पिन होगा। तो जिसकी तरफ एरो पॉइंट करेगा वो स्कोर हमारा कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये बात के नहीं, जैसे लॉटरी में नहीं करते बचपन में, हम उसको घुमाते हैं व्हील को, तो वो एरो जिसकी तरफ निशान करता है वो निशान के चीज थी तो वो हमें मिल जाती है, अदरवाइज हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं उसके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्पिनर, दिस इज द सेकेंड स्पिनर। अपॉन स्पिनिंग देम देयर इट्स आउटकम विल बी either 1 2 3 या 4, and its outcomes would be 1 3 या 6, 1 3 या 6। इसकी जब डायग्राम बनाई जाएगी फर्स्ट स्पिनर, एंड यहां पे हम लिखेंगे इसका सेकेंड स्पिनर। फर्स्ट स्पिनर के 4 स्कोर हैं, फर्स्ट स्पिनर के 4 स्कोर हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सेकेंड स्पिनर के आपके पास 3 स्कोर हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इनका जब ग्राफ बनाया जाएगा तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज डॉट्स, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज डॉट्स, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज डॉट्स। और जब इसकी मैं इसका टेबल बनाऊंगा, बल्कि आप लोग भी टेबल खुद से बनाने की कोशिश करें, सेकेंड स्पिनर, फर्स्ट स्पिनर। सेकेंड स्पिनर के पास है 1 का स्कोर, 3 का स्कोर या 6 का स्कोर,
और जो फर्स्ट स्पिनर है इसके पास है 1 2 3 और 4। 136 ही है ना, 136 सॉरी 1 3 और 6। तो यहां के जो स्कोर आएगा 1,1 1,3 1,6 2,1 2,3 2,6 3,1 3,3 3,6 4,1 4,3 एंड 4,6। इसकी जब ट्री बनाएंगे, ये आ गया उसका ग्राफ, ये आ गया उसका टेबल। यहां पे बनाते हैं हम ट्री। ट्री में आएगा फर्स्ट स्पिनर पहले, फर्स्ट स्पिनर के पास कितनी वैल्यूज है? 4 वैल्यूज है। वन 2 3 एंड 4। अब 1 के बाद सेकेंड स्पिनर की बारी आएगी। सेकेंड स्पिनर के पास 3 वैल्यूज है, 1 3 6 1 3 6 1 3 6 1 3 6। क्लियर है मेरी बात के नहीं? एवरी स्कोर इन दिस वन इज इक्वली लाइकली। अगर ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के तौर पे देखा जाए तो ये भी 120 डिग्रीज है, ये भी 120 डिग्रीज है और ये भी 120 डिग्रीज है ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पे देखा जाए। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट के ऑल स्कोर्स आर इक्वली लाइकली। सिमिलरली यहां पर देखा जाए तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये वाला भी 90 है। बोथ स्पिनर्स में जो स्कोर्स हैं दे आर इक्वली लाइकली। बोथ स्पिनर के जो स्कोर्स हैं दे आर इक्वली लाइकली। टोटल आउटकम्स दोनों स्पिनर के कितने होंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? हाँ, आपका दिमाग तो चल जाना चाहिए यार, पता नहीं क्या खाते हो यार आप लोग। पहले आउटकम पहले वाले के 4 हैं, दूसरे वाले के 3 हैं, तो इसके टोटल आउटकम्स बनेंगे 12 आउटकम्स। कितने बन जाएंगे? 12 आउटकम्स बनेंगे इसके टोटल। दिमाग आप लोगों ने इस्तेमाल करना है बच्चों, मैंने सिर्फ तरीका बताना है आप लोगों को, मेथड मैंने सिखाना है, माइंड आपका अपना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी बता दिया गया था और पता नहीं अभी कितनी सिचुएशंस अभी तक डिस्कस हो चुकी हैं। ये वाला आउटकम क्या होगा? 1,1। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 1 फ्रॉम द फर्स्ट स्पिनर? 1 बाय what is the probability of getting a 1 score on the second spinner? 1 by 3. What will be the probability of getting a score 1,1? It is 1,1 की probability, राफे खड़ी हूं, 1,1,1 क्या probability है उसकी? 1 by 12. What is the probability? 1 by 12. इसी तरह से 1,3 की क्या चांसेस हैं? 1,3 is also multiply the probabilities on the branches. Simply multiply the probability on branches. इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 by 4 multiply by 1 by 3 which is equals to 1 by 12. इसी तरह से 6 आने के चांसेस भी कितने हैं? तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 by 4 multiply by 1 by 3 also equals to 1 by। तो ये सारे हैं जो आपके पास, इन सब की प्रोबेबिलिटीज आखिर तक क्या बनेगी? 1 by 12 बनती रहेंगी।
इन सब को ऑल टुगेदर आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 12/12। इन सब को क्या करेंगे आप आखिर में ऐड करेंगे तो दे विल गिव यू 12/12 विच इज इक्वल टू 1 या 100%। इन सब प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे तो दे विल गिव यू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 मिला के 12/12 बन जाएगा ये। ठीक है ये बात क्या नहीं। अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं, बात समझिए कि नहीं आई, क्लियर हो गया। तो कभी भी आपके पास जब इस तरह की ट्री बनी हुई आ जाए, ट्री को लेबल कर लें, इनकी प्रोबेबिलिटीज इनके ऊपर लिख लें, कि प्रोबेबिलिटीज इनके ऊपर लिख लें। नेक्स्ट देखें जरा, एक और सिचुएशन है, एक और सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 5। देयर आर 2 बैग्स A एंड B। पहले एक ही बैग था ना, अब 2 बैग्स का जिक्र करते हैं। सिचुएशन नंबर 5। देयर आर 2 बैग्स A एंड B। अब A के अंदर डिफरेंट किस्म की आपके पास वो होंगे बॉल्स होंगे और B के अंदर डिफरेंट किस्म के होंगे। A contains 5 black balls and 4 white balls. A contains 5 black balls and 4 white and 4 white, whereas B contains 3 black and 2 white balls. A ball is taken out from each bag randomly. A ball is taken out from each bag randomly. Find the probability that फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेरियो को समझ लें। दिस इज बैग A, दिस इज बैग B। A के अंदर 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 वाइट हैं, और बैग B के अंदर 3 ब्लैक हैं और 2 वाइट हैं। ठीक है, 2 क्या हैं? वाइट हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसकी ट्री बनानी है, इसकी बना लेते हैं, इसकी ट्री भी बना लेते हैं, इधर बनाते हैं। ये पहली वाली किसके लिए बना देते हैं? बैग A के लिए। यहां से शुरू करते हैं, वाइट एंड ब्लैक। व्हाइट आने के चांसेस कितने होंगे बच्चों? अगर बैग ए में से कोई बॉल निकाली जाती है, इट विल बी 4/9, और ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने होंगे? 5/9। व्हाइट के बाद भी फिर 2 आउटकम्स आ जाएंगे आपके पास, व्हाइट एंड ब्लैक।
व्हाइट एंड ब्लैक, और यहां पर भी आपके पास कितने आ जाएंगे? व्हाइट एंड ब्लैक। अब ये किसका सिनेरियो चल रहा है? ये वाला बैग बी का। व्हाइट आने के चांसेस कितने हैं? 2/5। ब्लैक आने के चांसेस कितने हैं? 3/5। इसी तरह से यहां पर भी 2/5 और ब्लैक आने के 3/5। ठीक है। व्हाइट आने के चांसेस कितने होंगे? ये वाला आउटकम होगा व्हाइट ब्लैक, ये वाला होगा ब्लैक व्हाइट, ये वाला होगा ब्लैक ब्लैक। ठीक है। तो पार्ट ए में लिखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both balls are black अब स्टॉप के अंदर देखें ना, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 4/9 मल्टीप्लाई बाय 2/5। आंसर कितना आएगा इसका? 8/45। ये हाईलाइट कर देता हूं मैं। व्हाइट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? व्हाइट यहां से आ रहा है ना बच्चों, 4/9, और ब्लैक कहां से आ जाएगा? इस तरफ। 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/5। आंसर कितना आ जाएगा इसका? हाँ, 4/15। यस और नो? इसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 5/9 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसकी आ जाएगी 2/9। और ब्लैक की कितनी आ जाएगी आपके पास? 5/9 मल्टीप्लाई बाय 3/5, which is equals to what? 3/9, which is also equals to 1/3। समझ आई मेरी बात? के नहीं आई? ये वाली कितनी थी? 8/45। ये वाली कितनी थी? 12/45 थी। वैसे बता रहा हूं। ये वाली कितनी थी? 10 यस और नो 45 थी। ये वाली कितनी थी? 15 वो तो सिंप्लीफाई करके आपके आंसर्स ब्लैक में है ना। अगर आप इन सारों को ऐड करें तो ये भी 45/45 बनेगा, बिकॉज ऑल दीज 4 इवेंट्स, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक ब्लैक, ये वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जैसे वो हेड टेल हेड और टेल वाले थे, उसके अंदर तो हेड आने के चांसेस भी 1/2 थे, टेल आने के चांसेस भी 1/2 थे। यहां पे चूंकि हेड टेल की मिसाल नहीं है, यहां पे बॉल्स हैं, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, तो ब्लैक आने के चांसेस ज्यादा हैं, व्हाइट के कम है। यहां पे भी ब्लैक आने के ज्यादा हैं और व्हाइट के कम है। तो जब हम इन इवेंट्स को देखते हैं, एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, दिस इवेंट एंड दिस आउटकम, ये तमाम आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट इज व्हाई देयर प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज विल बी 1। सो लिख लें अपने पास, since all these outcomes are mutually exclusive, since all these outcomes are mutually exclusive, since all these outcomes are mutually exclusive, so the sum of the probabilities of all outcomes is equals to 1. So sum of these probabilities will be 1. अगर ट्री ना गिवन हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और दूसरे ब्लैक आने के चांसेस 3/5 which is also equals to 1/3. सेकेंड पार्ट करें। first ball is white and second is, the first ball is white and second is black. तो ये जगह probability of white and black, that is probability of white
मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ठीक है ये बात कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 4 बाय, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है सेकंड वाले में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 बाय 15। One is white and the other is black. One is white and the other is black. इसकी निकाले। One is white and the other is black. वन, अब देखें ऊपर वाले के अल्फाज कैसे हैं, फ्री वर्ड्स हैं या थोड़े स्ट्रिक्ट वर्ड्स हैं? उसमें पहले वाला हमेशा आपका व्हाइट ही होना चाहिए और सेकंड वाला हमेशा आपका ब्लैक होना चाहिए। इसमें क्या लगेगा? वन इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? व्हाइट ब्लैक और ब्लैक व्हाइट। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? ये वर्ड समझ आ रही है? वन इज यानी एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, तो इसमें ऐसे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ब्लैक, और की जगह आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक व्हाइट। मतलब ये दोनों आउटकम्स हैं हमारे, दोनों आउटकम्स हैं हमारे। ठीक है, आए मैं सर बाबर? ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ब्लैक? व्हाइट ब्लैक इज 4 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय, नहीं 3 बाय 5, इट्स 4 बाय 15। और ब्लैक व्हाइट का कितना है? 2 बाय 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? एलसीएम लेंगे ना, 45 आ जाएगा। इसको इंटू 3 करेंगे, इसको भी इंटू 3 करेंगे, इसको इंटू 5 करेंगे, इसको भी इंटू 5 करेंगे, तो 3 इंटू 4 इज 12, 2 इंटू 5 इज 10, तो 12 प्लस 10 विल बी 12 plus 10 will be 22 over 45. Both are same colored. Both are it can also be 1 minus different colors. ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? खैर बोथ कौन कौन से वाले हैं? ब्लैक ब्लैक हो गया और व्हाइट व्हाइट हो गया। आपको पता लग रहा है कहां एंड लग रहा है, कहां और लग रहा है? और वहां लग रहा है जहां पे ज्यादा आउटकम्स हमारे फेवर में है, एंड वहां पे जहां पे स्ट्रिक्ट वर्ड्स हैं, स्पेसिफाई उसने कर दिया कि बस इसी तरह से चाहिए, तो इसलिए आप एंड लगाएंगे। एंड मींस मल्टीप्लाई और मींस ऐड प्लस, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक हो या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हाइट हो। एंड के केस में मल्टीप्लाई करते होते हैं क्योंकि वर्ड्स स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके अलावा खुद से ऑप्शंस चूज नहीं कर सकते। लेकिन और में क्या होता है कि यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अब उनमें से कोई भी मतलब कंसीडर करते हैं, उनमें से कोई भी आ गया तो आपका वो फेवरेबल आउटकम होगा। तो इसमें उसने लिखा हुआ है कि बोथ आर सेम कलर्ड, तो चूंकि मैंने कहा था ना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यू कैन आल्सो डू इट लाइक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट कलर्स वाले ये वाले थे, ये वन इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक। इसका क्वेश्चन एक और तरह से भी आ सकता है, व्हेन बोथ आर डिफरेंट कलर्स। इसका कैसे आ सकता है? सवाल यूं भी आ सकता है, बोथ आर, ये भी लिख लें साथ, ये भी सवाल लिख लें, बोथ आर डिफरेंट कलर्ड। एक ही आंसर है बट वर्डिंग्स उसके क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आंसर एक ही है बट वर्डिंग्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? ब्लैक ब्लैक का वो पहले निकाल चुके हैं आप, 1/3 प्लस व्हाइट व्हाइट का निकाला है 8/45। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसको भी इंटू 15 करेंगे, इसको भी इंटू 15, 15 प्लस 8 इज 23 अब आप खुद नोट करें 23/45 ये वाला है और ये 22/45 है। पहले हमने कह दिया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये आ गया इसका मेथड नंबर
1 और अभी हम कर लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला मेथड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर। क्या ख्याल है? तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर, पिछले पार्ट में आप निकाल चुके थे 22/45, जो कि व्हाइट ब्लैक या ब्लैक व्हाइट। तो ये फिर कितना आ जाएगा अब्दुल्ला, कितना आ जाएगा? 23/40। सेम आंसर है बट मेथड इज अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, यहां पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, यहां पे आउटकम्स कंसीडर कर लिए। सही है? ये क्या है? ये दोनों ये है आउटकम्स हैं ये दोनों। यहां पे क्या है? यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया प्रोबेबिलिटी का। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक स्पेशल केस करेंगे जो तकरीबन 90% एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, जो तकरीबन 90% एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। ये आसान हो जाता है बहुत ज्यादा इसको समझना जब आपको पुरानी प्रोबेबिलिटीज आती हो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो अभी तक जितना काम किया है, अगर उसमें से सवाल है तो बताइए। अभी तक जितना काम किया उसमें से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई सवाल किसी का? अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या चीज है? विदाउट रिप्लेसमेंट क्या चीज है? जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि एक बैग था बैग ए, जिसमें 5, सुनिएगा जरा, जिसमें 5 ब्लैक हैं बॉल्स और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। एक ही बैग है, इसी को कंसीडर करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में। अब सारी बैग्स जो से हैं, बैग के अंदर सारे बॉल्स जो से हैं ना, वो वेल शफल्ड हैं। अब उसमें से एक बॉल निकालते हैं बाहर। अब उसमें से यू टेक 1 बॉल आउट ऑफ द बैग। ब्लैक आने के चांसेस कितने होंगे? 5/9। 4 आने के चांसेस कितने होंगे? व्हाइट आने के चांसेस कितने होंगे? 4/9। अब दोबारा वो बॉल जो आपने निकाल दी है ना, बैग में नहीं रखनी है आपने साइड पे रख दी। अगर वो पहली बॉल ब्लैक निकलती तो अब पीछे सिनेरियो क्या रह गया? बैग के अंदर 4 व्हाइट है और 4 ही ब्लैक है। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है ये चीज? अगर अदर वे राउंड होता, अगर यहां से व्हाइट वाली बॉल निकल आती तो अब व्हाइट बॉल बैग के अंदर नहीं रखनी, विदाउट रिप्लेसिंग इट बैग। दोबारा देखिए ना, अगर बैग के अंदर दोबारा मैंने रख लिया ना वही बॉल को, तो वो तो हमेशा फिर 5/9 और 4/9 ही आता रहेगा, ब्लैक और व्हाइट के लिए रेस्पेक्टिवली। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? दोनों के लिए क्या आता रहेगा? सेम ही प्रोबेबिलिटी है। अब ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है कि अब वो जो बॉल है दोबारा बैग में नहीं जानी चाहिए, वो साइड पे रख देनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय कॉन्सेप्ट के नहीं? तो आपने ब्लैक अगर बीच में से निकाली एंड यू केप्ट इट असाइड, नाउ द सिनेरियो इज ब्लैक आने के चांसेस 5/9 थे पहली दफा, व्हाइट आने के चांसेस थे 4/9 पहली दफा। लेकिन जब ब्लैक पहले निकल गई, दोबारा जब आप बॉल निकालेंगे उसमें से, तो ब्लैक आने के चांसेस हैं अब 4/8, व्हाइट आने के चांसेस कितने हैं? 4/8। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब भी अगर आपने ब्लैक निकाल दी, साइड पे रख ली, अब सिनेरियो मजीद डिफरेंट हो चुका है। पहली भी बॉल ब्लैक निकली, दूसरी भी ब्लैक निकली, अब देखें 2 ब्लैक निकल गई। अब 9 बॉल्स के बजाय अब कितनी बॉल्स हैं बैग के अंदर? 7 हो जाएंगी। अब दोबारा अगर तीसरी बॉल निकालते हैं तो व्हाइट आने के चांसेस कितने होंगे? 4/7। और ब्लैक आने के चांसेस कितने होंगे? 3/7। क्लियर हो रही मेरी बात? यही अगर व्हाइट वाले सिनेरियो में हम जाते, पहली बॉल व्हाइट 4/9 थी, व्हाइट आपने साइड पे रख ली, दोबारा आप बैग में से एक और बॉल निकालते हैं, ब्लैक आने के, देखें टोटल बॉल्स अभी भी कितनी है? 8। कितनी है? क्योंकि 9वीं बॉल निकल चुकी है, वो व्हाइट थी, निकल गई बाहर। अब आपके पास बैग के अंदर का सिनेरियो ये है, 3 आपके पास सफेद व्हाइट बॉलें रह गई हैं और आपके पास 5 जो सी हैं वो ब्लैक बॉल्स रह गई हैं। टोटल 8 बॉल्स हैं। अगर आप इसमें से कोई बॉल निकालते हैं, ब्लैक आने के चांसेस होंगे 5/8 और व्हाइट आने के चांसेस कितने होंगे? रिमेनिंग जो भी था 3/8। 1 - 5/8 कह दें बेशक, या नंबर ऑफ बॉल्स की तादाद के हिसाब से कह दें 3/8। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब आपने एक बॉल मजीद निकाली और वो भी साइड पे रख दी और वह व्हाइट निकली। 2 बॉलें निकाली, पहली भी व्हाइट दूसरी भी व्हाइट। अब बैग के अंदर क्या सिनेरियो है?
बैग के अंदर अब क्या सिनेरियो है, अब 7 बॉलें रह गई हैं, 7 बॉल्स रह गई हैं, उनमें से 2 वाइट निकल गई थी, तो इसका मतलब है कि 2 वाइट हैं और स्टिल अभी 5 ब्लैक बाकी हैं। ब्लैक आने के चांसेस होंगे ज्यादा 5/7, वाइट आने के चांसेस होंगे 2/7। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? एक ऐसा वक्त आएगा जब 4 वाइट निकल जाएंगी, 4 वाइट निकल जाएंगी, अब बैग में क्या रह जाएगा, जस्ट ब्लैक। तो ब्लैक आने के चांसेस कितने होंगे, 100%, 5/5। व्हाइट आने के चांसेस कितने होंगे, 0, क्योंकि ऑल द बैग्स वर टेकन आउट ऑफ द बैग। समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कहा जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या कहा जाता है? विदाउट रिप्लेसमेंट वाले एल्गोरिथम्स, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट्स। अब इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर 2 अल्फाज, या तो वो बाय वर्ड कहता है कि विदाउट रिप्लेसिंग द टॉफी, द कैंडी, द व्हाटएवर बॉल बैक इनटू द बैग, या अदरवाइज वो अपने अल्फाज अंग्रेजी ऐसी बनाता है, एंड पुट असाइड, एंड केप्ट असाइड, एंड थ्रोन, एंड ईटन, इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो वो हमें खुद समझना है कि वो चीज अब दोबारा बैग के अंदर नहीं जा रही। अब बैग में तादाद क्या हो गई है, कम हो गई है। आफ्टर एवरी एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ आइटम इन द बैग और इन द सिनेरियो रिड्यूसेस बाय 1। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? हर एक्सपेरिमेंट के बाद अगर वो कैंडीज थी वो कम हो जाएंगी टोटल में से। जो भी कैंडी थी आपकी, एक तो उसमें ब्लैक ऑरेंज फ्लेवर्ड थी या वो मैंगो फ्लेवर्ड थी, तो वो भी कम, वो माइनस होती रहेंगी और टोटल की तादाद भी कम होती रहेगी। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो देयर इज अ बैग इन विच 5 बॉल्स आर ब्लैक एंड 4 आर व्हाइट। सवाल इधर से कैरी करें। देयर इज अ बैग in which there are 5 black and 4 white balls. One ball is taken out randomly from the bag. Randomly from the bag and is kept aside. Then a second ball is taken out from the bag randomly. Then the second ball is taken out from the bag randomly. Find the probability that फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करें जी, इसका ट्री कंप्लीट करते हैं। पहले आ गया ब्लैक, फिर आ गया व्हाइट। ब्लैक आने के चांसेस कितने थे? 5/9। व्हाइट आने के चांसेस कितने थे? 4/9। अब ब्लैक के बाद ब्लैक भी आ सकता है और व्हाइट भी आ सकता है। इसी तरह से व्हाइट के बाद भी ब्लैक आ सकता है और इसके बाद भी क्या आ सकता है? बच्चों समझ आ रही है? तो अच्छा, विद एंड केप्ट असाइड हो गया ना। अब मुझे बताओ ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? इट विल बिकम व्हाट? 4/8। व्हाइट की क्या रहेगी? 3 क्यों? अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे, पहली बॉल ब्लैक निकली है ना, तो अभी तो सिर्फ ब्लैक निकली और ब्लैक साइड पे रख दी, व्हाइट तो अभी भी उतनी ही है, तो ये आ जाएगा 4/8। एक तो बॉल अभी व्हाइट पहली निकल रही तो वो 4 ही पड़ी हुई है ना। दूसरा ये कि आप इसमें से भी आप माइनस करके ये निकाल सकते हैं, बट अकल वैसे होनी चाहिए कि अगर पहली बॉल अगर व्हाइट निकली है, ब्लैक नहीं निकली अभी, तो ब्लैक के चांसेस कितने हैं? अभी भी
5 बाय समथिंग, तो समथिंग कितने हैं? ऑब्वियसली एक ब्लैक निकल गई तो ब्लैक की तादाद अब कम होगी। समझ आई कि नहीं आई? सॉरी, व्हाइट निकल गई तो व्हाइट की तादाद कम होगी। व्हाइट कितने हो जाएंगे अब? 3 बाय, समझ आई? व्हाइट 3 रह गई थी और ब्लैक 5 रह गई थी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 बाय 5 बाय 8 या 3 बाय 8। तो इट विल गिव यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड ब्लैक, यह आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड व्हाइट। ये याद रखें, ये वर्ड किसका है? ये किसका वर्ड है? एंड का। और एंड हमेशा क्या करवाता होता है हमसे? मल्टीप्लाई करवाता है। और ट्री के ऊपर, ट्री की जो ब्रांचेस में प्रोबेबिलिटीज है ये वैसे भी मल्टीप्लाई ही होती हैं।